आज हम लोग बात करेंगे औसत, अनुपात, समानुपात और मिश्रण के बारे में कि औसत क्या है, अनुपात क्या है, समानुपात क्या है और मिश्रण क्या है। ये बातें आपको समझनी चाहिए। इस तरह का इस पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बड़ा महत्व है, औसत, अनुपात और समानुपात या मिश्रण का। जैसे कि अगर हम औसत की बात करें तो अगर देख लिया जाए कि ये मार्कर है, तो कोई भी एक मार्कर का तुलना हम, अगर दूसरा चीज नहीं है हमारे पास, तो हम इसका तुलना हम कैसे बता सकते हैं कि ये छोटा है, बड़ा है, मंझला है या नाटा है, कैसे बता सकते हैं जब तक दूसरा मार्कर हमारे पास नहीं रहेगा। एक मार्कर से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो तुलना करने के लिए हमें एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर अगर हम दूसरा मार्कर ले लें, ऐसे अगर आपको कोई पूछे कि लंबा मार्कर कौन है, तो आप स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा कि ये वाला लंबा मार्कर है, हरा वाला। क्योंकि इसमें ऊपर में लगा हुआ है कवर, तो इसलिए ये लंबा हो रहा है, तो ये लंबा मार्कर है। क्योंकि एक से अधिक वस्तु थी तो हम बता दिए कि दो वस्तुओं में से हरा वाला मार्कर हमारा लंबा है, मतलब ज्यादा लंबा है। अगर इसी से आप देखते हैं कि कहीं भी घर में ही दो बोतल रहता है, तो एक बोतल छोटा है, एक बड़ा है, तो हम बोतल में से, मतलब अगर लंबाई से हमको करना है तो एक ही यूनिट में जैसे मार्कर से अभी किए तुलना, तो मार्कर से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि लंबाई का अगर हम तुलना कर रहे हैं तो चौड़ाई से कर देंगे, महल का तुलना कर रहे हैं चप्पल से कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम अगर महल का तुलना कर रहे हैं तो महल से ही करना होगा, मार्कर का तुलना कर रहे हैं तो मार्कर से ही तुलना करना होगा। अगर हम लेंथ का तुलना कर रहे हैं तो हमें लेंथ से ही तुलना करना होगा, हाइट से तुलना कर रहे हैं तो हमें हाइट से तुलना करना होगा। मतलब जो भी चीज से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उसी चीज से हमको तुलना करना पड़ेगा, चाहे वो लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो। सेंटीमीटर से तुलना करेंगे तो हम सेंटीमीटर से ही तुलना करेंगे। अब ये नहीं है कि आदमी का तुलना हम जानवर से कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा। वैसे तुलना एक ही चीजों में से होता है और एक ही यूनिट में होता है। बात आता है कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण जैसे कि कोई भी दुकानदार है, मान लिया जाए कि कोई दुकानदार है, उसके यहाँ दो तरह का चावल है। पहला चावल जो है वो मतलब एक कैटेगरी का जो चावल है, फर्स्ट मतलब अच्छा चावल जो है वो 100 रुपया केजी है। दूसरा चावल जो है वो 50 रुपया केजी है। अब आप खरीदने जाइएगा दुकान सामान, तो आपको लगेगा कि 50 रुपए केजी चावल है, तो ये हमको लगता है कि खराब चावल होगा। अब 100 रुपया बोल रहा है कि दूसरा इससे अच्छा चावल है सर 100 रुपया केजी, तो आप बोलेगा नहीं 100 रुपया ज्यादा महंगा चावल आप दे रहे हैं। तो आप उस तरह में अगर कोई दुकानदार मिश्रण को नहीं जानता है तो ना ही उसका 50 रुपया वाला चावल बिकेगा, ना ही उसका 100 रुपया चावल बिकेगा। इसलिए दुकानदार को भी मिश्रण जानने की जरूरत है। अगर वो दुकानदार मिश्रण जानता है या फिर आप अगर जानते हैं तो देखिएगा कि अगर 50 रुपया किलो वाला चावल वो इसको सस्ता से सूचित कर रहा है और 100 रुपया चावल इसको महंगा बोल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 किलो चावल 50 रुपया वाला लेंगे, वहीं पर 1 किलो चावल 1 केजी चावल लेंगे 100 रुपया वाला। अब चावल कितना हो गया 2 केजी। पैसा कितना लगा हमको, मतलब 1 किलो इसका लिए 1 किलो इसका लिए, मतलब हमको टोटल पैसा 150 रुपया लगा। कितना रुपया केजी चावल हो गया 75 रुपया केजी चावल हो गया। अब जिसको लग रहा था कि 50 रुपया सस्ता है वो 75 रुपया वाला खरीद लेगा, जिसको लग रहा है कि 100 रुपया वाला महंगा है वो भी 75 रुपया वाला खरीद लेगा। तो इस तरह में क्या होगा कि आपका चावल दोनों बिक जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का कि औसत में से क्या क्या इसका फॉर्मूला है, और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सब अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि औसत, समानुपात और मिश्रण सब में ज्यादा हार्ड सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। और ये बात आप जान लीजिए कि परीक्षा में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एकदम 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया हार्ड तो उसका ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन औसत पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाते हैं कि अब औसत मतलब होता है कि अगर आपको दे दिया गया कि 1 से लेके 5 तक का औसत क्या होगा, तो आप करते क्या है, अब पूछ क्या रहा है 1 से लेके 5 तक का औसत, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों का हमको औसत पूछ रहे हैं। तो हम करेंगे क्या कि ये जो पांचों है, पांचों को हम जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं हैं
1 2 3 4 5, तो 5 से हम भाग देंगे। वहीं पर अगर 6 संख्याएं रहती तो 6 से भाग दे देते। अब सबको जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगी संख्या, 5 4 9 और 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15/5 और कट के आ जाएगा 3। मतलब औसत क्या है, 1 से लेके 5 तक संख्याओं का औसत 3 है। औसत कहने का मतलब है कि एवरेज। अब कोई संख्या 1 है, कोई संख्या 5 है, तो हम अब कैसे संख्या पता लगा पाएंगे कि अब आप कहीं देखते हैं कि भोज ही होता है, तो वहां पर भोज में 500 आदमी है, तो आप एक औसत ले लेते हैं कि 200 ग्राम वो चावल खाएगा। अब कोई आदमी 500 ग्राम भी चावल खा सकता है, जिसका पेट बड़ा है वो 500 ग्राम भी चावल खाएगा, जिसका पेट छोटा है वो 100 ग्राम भी चावल खाएगा। तो हम बीज का औसत निकाल करके चावल बनाते हैं, और तो इससे हमको ये पता चलता है कि इससे औसत हम निकाल के अगर चावल बनाएं तो ना ही हमारा चावल घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो इस तरह से हम भोज भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग और परिणामों की संख्या। ये दूसरा आता है कि कुल योग। अगर औसत का कुल योग पूछ दिया जाए तो औसत की कुल संख्या, मतलब कितना संख्या है, 5 है, जैसे 1 से लेके 5 तक की संख्या 5 है, उसके बाद उसका योग कितना आया था भाई 15, तो इसको गुना करके लिख देंगे तो यही हमारा कुल योग हो जाएगा। अब देखिए यदि कोई वस्तु समान दूरी अलग चाल, जैसे समान दूरी है कि यहां से लेकर के यहां तक चल रहा है x दूरी है, दूरी x, मतलब इसका जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, ये x, किलोमीटर मीटर कोई भी किलोमीटर ही दे देते हैं, x है। और ये कहता है कि यदि कोई वस्तु समान दूरी अलग अलग चाल, अब ये इसका जो दूरी है x किलोमीटर है, ये समान दूरी है दो वस्तु। अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो दो वस्तुओं को लेना होगा, एक से अधिक वस्तु जरूर लेना होगा तभी हमारा कंपैरिजन हो सकता है, एक वस्तुओं से कंपैरिजन नहीं होता है। तो दो वस्तु के लिए अब देखते हैं कि यदि कोई वस्तु समान दूरी है, मान लीजिए इसका क्या कहते हैं x किलोमीटर है तो इसका भी x किलोमीटर है। दूसरा बात कहता है कि अलग चाल है, मान लिया जाए कि इसका अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर इसका अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका y+1 है, या फिर y डैश है, कुछ भी ले लेते हैं, y डैश है। अब तो पूरी यात्रा की औसत चाल, अब पूरी यात्रा की अगर औसत चाल निकालें, पूरी यात्रा, दोनों का अगर पूरी यात्रा निकालेंगे तो पूरी यात्रा निकालने के लिए क्या करना होगा, वस्तु क्या है 2, अब हमारा चाल क्या था x, और मतलब कि दूरी कितना था x, और चाल कौन सा चाल से चल रहा था तो y। अब एक चल रहा था y और एक चल रहा था y डैश से, तो इसका तो हम ले लिया, अब यहाँ पर x प्लस इसका y डैश लिए, अगर y लेते तो क्या होता है y, तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर अगर हम x+2 लेते तो x+2 हो जाता, मतलब समझने के ख्याल से हम आपको x और y लेकर समझा दिए। अब औसत चाल कोई पूछ दे कि भाई औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, और वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है कि औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको चाल निकालना हो कि कोई भी दूरी का, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी आदमी चला तो इसका अगर औसत चाल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 5 किलोमीटर, और इसका समय कितना लगा तो 2 घंटा, तो चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी कितना था 5 किलोमीटर, और कितने समय में चला 2, इसको अगर भाग दे देंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा। अब औसत का बात खत्म हो जाता है। आप, हमें उम्मीद है कि औसत आप समझ लिए होंगे बहुत ही आसानी से, और इससे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, इतना सा अगर आप दिमाग में रखेंगे बात तो औसत का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात आता है अनुपात का, हम सारा चीज को जो इंपॉर्टेंट सब चीजें उसी को सिर्फ उठाकर आपके सामने लाए हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे और आप समझ भी जाएं। क्योंकि अगर आप सही दिशा में नहीं चलेंगे, चलने के लिए तो आप बहुत स्पीड से चल सकते हैं, मान लीजिए हम यहीं से अभी बात उठाते हैं कि अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, अब आप यहां से निकले कि हमको भागलपुर जाना है, आपको पता ही नहीं कि भागलपुर कौन से रास्ते से जाते हैं, आप गोड्डा वाला रास्ता पकड़ लिए, तो यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या आप 10 घंटा चल लिए, तो क्या आप भागलपुर पहुंच जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, वहां आप ना भागलपुर पहुंच पाइएगा और आपका चलना भी बेकार हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको पता है कि भागलपुर किधर जाना है तो आप 2 घंटे में ही पहुंच जाइएगा। तो आपको सही दिशा में चलना होगा, और हम आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम इसलिए सारा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वही सब उठाए हैं और आपको बता रहे हैं।
अब बात आता है कि अनुपात, इसको रेशियो कहते हैं। अब अनुपात किसको कहते हैं कि देखिए यहां पर लिखा होगा कि ए अनुपात बी, ए तथा बी का अनुपात है। मान लिया जाए कि अनुपात कहने का मतलब है कि 4:5 है, तो इसको ना हम 4/5 से भी सूचित करते हैं। अब बात आता है कि मान लिया जाए कि मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, तो हम इसमें से दो बात कह सकते हैं कि हमसे आपको आधा गुना पैसा है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे से आपको 2 गुना पैसा है। मतलब अगर निकालें इसका तो 5 दूनी 10, मतलब आप यह कह सकते हैं कि मेरे से मतलब 5 रुपया वाले से 2 गुना पैसा है, क्योंकि यहां 10 था। अब लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि आपसे 1/2 मतलब आधा पैसा है आपके पास। हम यह कह सकते हैं क्योंकि आपके पास 5 रुपया था तो आपके पास आधा पैसा है, हमारे पास 10 रुपया है तो हमारे पास आपसे आधा पैसा है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो वस्तुओं का, तो हम कह सकते हैं कि आपसे आधा पैसा है और आप कह सकते हैं कि मेरे से 2 गुना पैसा आपके पास है। अब देखिए बात आगे बढ़ता है कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब दो बात आता है कि अनुपात आप समझ लिए, समानुपात किसको कहते हैं। अब इस तरह से सूचित होता है A और इसको डिनोट करते हैं अनुपात से। समानुपात 4 बिंदु होता है ऐसे, और अगर ले लिया जाए वहां पर जैसा था उसी तरह हम लेंगे A अनुपात B और C अनुपात D, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, इसको हम अनुपात से सूचित करते हैं, इसको समानुपात से सूचित करते हैं। इस फिर यहां पर अनुपात दिए, तो कहने का मतलब यह हुआ कि A, आप जानते हैं कि अनुपात मतलब बटा, A बटा B। अब यहां पर देखिए समानुपात है, समानुपात देखिए समानुपात को लिख देते हैं, और C बटा, अब इसको भी D लिख देते हैं। अब आप बात आता है यहां देखिए फिर से कि यदि ये बात आपका खत्म हो गया कि ये भी अनुपात था तो उसको कैसे लिखते हैं, तो A बटा B से लिखते हैं, यहीं से आता है। तो ये वाला तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये हम लिखे हैं कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D तो A गुना D बराबर, अब देखिए यहां से फॉर्मूला यहीं से राइज हो जाएगा। अब देखिए हम इसको A बटा B लिख दिए, C बटा D लिख दिए, ये तो आप आसानी से समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको कहते हैं कोना कोनी गुना, मतलब ऐसे कोना जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मतलब होता है ऐसा साइन में जो आ रहा है उसको गुना कर देंगे। अब देखिए क्या प्राप्त संख्या है, इसको इससे गुना करेंगे, क्या आएगा AD अनुपात BC। बस यही आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो भी आपको दिखा दिया, या फिर इसको आप बराबर दे दीजिए, यहां पर बराबर दे दीजिए, AD के बराबर है BC, मतलब AD बराबर है BC के। इस तरह भी करके आप समझ सकते हैं, जैसे आपको समझने में ज्यादा बेहतर लगे वैसे आप समझिए, कोई बात नहीं। ये बात हो गया। अब दो राशि A तथा B का मध्यानुपात X है। मध्यानुपात मतलब क्या होता है, मध्यानुपात मतलब होता है बीच का अनुपात। यही जो बीच का अनुपात है, सॉरी ये समानुपात है, अगर दो इस तरह का साइन रहेगा तो उसको हम अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर A अनुपात B है, तो इसके बीच का अगर आपको मध्यानुपात कहे, मध्यानुपात X है, बोल दिया वहां प्रश्न में कि A भी X का मध्यानुपात है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो X बराबर क्या होगा, तो X बराबर हम कुछ नहीं करेंगे, इसी पर रूट चढ़ा देंगे A और B, बस यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि मध्यानुपात A, अगर X का मध्यानुपात पूछे, Y का मध्यानुपात पूछे, कोई भी संख्या का मध्यानुपात पूछे, तो दी गई संख्याओं पर हम रूट लगा देंगे, मध्यानुपात हमारा वही होगा। इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारा रही होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको वही बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा कैसा इस पर पूछा जाता है। ऐसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया जाए, हम आपको एक एग्जांपल दे ही देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि 16 और 9 का मध्यानुपात X है, या मध्यानुपात क्या है, ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, X बराबर 16 प्लस 9, यहां पर करना क्या है कि 16 9 25 नहीं करेंगे, इसका
इस पर ऐसे देखिए, इस पर लगाते हैं कि x बराबर, इसको समझने के लिए कि x बराबर 16 प्लस 9, और इस पर रूट लगा देंगे तो हमको वहां पर फॉर्मूला से मिल जाएगा कि x बराबर रूट अंडर ए बी। मतलब ए बी का आने का मतलब है 16 गुना 9। जोड़ का भी हम करते हैं, साइन यूज करते हैं दूसरे जगह, वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर गुना का साइन करते हैं, ये आप समझ जाइए। और यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा मध्यानुपात निकल जाएगा। बात आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि तीन राशि ए बी सी तथा ए बी सी का चतुर्थानुपात। अब बात देखिए, मध्यानुपात का था, मध्यानुपात मतलब क्या, 1/2। चतुर्थानुपात मतलब क्या कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा चतुर्थानुपात x है, और ए बी समानुपात सी डी सी एक्स, और x बराबर क्या होगा। यहां से ये बात पूछ रहा है कि ए बी सी, ऐसे देखिए ए बी समानुपात b और x। अब पूछ रहा है कि x का चतुर्थानुपात क्या होगा। चतुर्थानुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो a बटा b और बराबर b बटा x, ऐसा है। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि a b, सॉरी यहाँ पर c दिया था वो, तो हम जो भी संख्याएं दी गई होगी वही हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो संख्याएं दी जाएगी वही लेंगे। a बटा b बराबर c बटा x, ऐसा लेंगे। अब अगर हमको x बराबर कोई पूछ दिया कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, bc बटा a, और यही आपका फॉर्मूला है। इसी तरह से फॉर्मूला बनता है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं होता है फॉर्मूला बनाने में, और इसी तरह से फॉर्मूला बनता है। चूंकि फॉर्मूला इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि आपको हिसाब बनाने में समस्या ना उत्पन्न हो। अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या कहता है, यदि a तथा b दो राशि का तृतीयानुपात x है, तो यहां से अगर तृतीयानुपात दिया जाए, यहां से यही राशि है, यहाँ a बटा b और b बटा x। वहां कहने का मतलब है कि वहां अनुपात दे दिया, समानुपात दे दिया, तो उसको हम लेकर के बराबर में लेकर आ गए। तो यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो b स्क्वायर बटा a निकलेगा, और यही फॉर्मूला है हमारा कि x बराबर b स्क्वायर बटा a, यही फॉर्मूला है तृतीय अनुपात का। अब दो अनुपात कहता है कि मिश्र अनुपात पूछ रहा है, मिश्रण, वही मिश्रण पूछ रहा है जो आपको हम पहले समझाते कि मिश्रण पूछ रहा है भाई। तो यहाँ पर a अनुपात b और c अनुपात d का मिश्र अनुपात पूछ रहा है, मतलब मिलाया हुआ अनुपात पूछ रहा है। मिलाया हुआ अनुपात क्या होगा, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, मतलब AC अनुपात CD होगा। देखिए वहां यही होगा, AC अनुपात CD होगा। देखिए यहां भी लिखा हुआ है ये कि AC अनुपात। अब अगला देखते हैं पॉइंट, यदि किसी अनुपात के प्रत्येक पद को a की अशून्य संख्या से गुना या भाग किया जाता है तो अनुपात नहीं बदलता है। अब बात आता है कि अनुपात कहाँ नहीं बदलता है, तो यदि किसी अनुपात के प्रत्येक पद को a की अशून्य संख्या से गुना या भाग किया जाता है तो अनुपात नहीं बदलता है। बस इतनी सी बातों को आपको याद रखना होगा और आपका औसत और अनुपात खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि समानुपात किसको कहते हैं। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात के बराबरी को आपको हम बताएंगे अनुपात किसको कहते हैं, औसत किसको कहते हैं। अब अनुपात जो है, इसके दो अनुपात को, ये एक अनुपात था, इसको दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। मतलब दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात, एक अनुपात और दो अनुपात, और इसको जो हम बराबर करेंगे इसी का नाम समानुपात है। अब कहता है कि जब दो अनुपात एक दूसरे से बराबर होते हैं तो उनके चारों राशियां समानुपात कहलाती है। मतलब 1, 2, 3 और 4, ये 4 बिंदु देने का मतलब यह है कि 4 राशियां हैं, वहां 4 राशियां हैं, उनके वो 4 राशियों के बीच में है, इसलिए वो साइन देकर हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समानुपात को ऐसा साइन से सूचित किया जाता है, जो हम आपको पहले ही बताएं। तो हम यहाँ पर वैसे पॉइंट को सिर्फ एक एक पॉइंट को लिख करके बताएं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए बात को। फालतू सब बात हम नहीं लिखे हैं, जो मेन बात है वही सब बात आपको बताए हैं कि आपका क्वेश्चन ना छूटे एक भी एग्जाम में। बात आगे बढ़ाते हैं, और आगे बात यह है कि ए अनुपात बी, इसका नाम हम अनुपात से सूचित करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसको हम अनुपात से सूचित करेंगे। और बराबर सी अनुपात डी,
हो तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, तो ये बराबर को यहाँ पर नहीं लिखते हैं। आप देखिए कि जहां पर समानुपात था वहां पर आगे जाकर हम बराबर ले लिए, वहीं पर अगर यहाँ हमको बराबर दिया रहेगा तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये साइन हम लिख देंगे समानुपात का। तो ये बराबर नहीं लिखकर हम समानुपात लिख देंगे, और यही बात हम, यही पॉइंट यहाँ पर डिनोट किए हैं। अब बात आगे आता है कि ए और बी, ए और बी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, तो आप जानते हैं कि ये गुना हो जाएगा, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना, ए गुना डी बराबर सी, सॉरी बी गुना सी, या बी गुना सी गुना बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बात, मतलब बात यहाँ आता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाहर बाहर से गुणा कर देंगे और अंदर अंदर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब आगे बात आते हैं, जैसे इसमें आप देखिए कि मध्यानुपात तो मीन प्रपोर्शन, तो इसमें बात आता है कि रूट ए गुना बी, जैसे कि वहां पर आपको करके दिखाए, तो ये भी आप कर सकते हैं कि चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, वहीं पर मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन मतलब मिश्रानुपात कैसे निकालते हैं, मिश्रानुपात भी वहां पर निकाल के आपको बताए थे, उसी तरह ये भी निकल जाएगा, आसान है निकालना, और आप ये कर लेंगे क्योंकि आप बात को समझ लिए हैं। अब आता है बात की मिश्रण किसको कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे में जब किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना हुआ उत्पादन मिश्रण कहलाता है। हम पहले ही बात आपको समझा दिए थे कि चावल से, जैसे हम आपको समझाया कि 100 रुपया केजी वाला चावल है और दूसरा चावल 50 रुपया केजी वाला है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 75 रुपया केजी चावल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 केजी चावल हो जाएगा और हमारा लगा है 150, तो यहाँ पर 75 रुपया पर केजी चावल हो जाएगा। इससे आप समझ लिए थे बात कि मिश्रण किसको कहते हैं, और मिश्रण कुछ अलग बात नहीं है, वही वहां पर बता रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे से में जब किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना हुआ उत्पादन मिश्रण कहलाता है, जबकि इस उत्पादन को बनाने की प्रक्रिया मिश्रण कहलाती है। ये जो प्रक्रिया हो रही है, मिलाने की जो प्रक्रिया है और ये जो उत्पादन बना, इसी का नाम मिश्रण है। तो हमें उम्मीद है कि आप औसत अनुपात, समानुपात और मिश्रण ये हम एक साथ में चैप्टर इसलिए लिए क्योंकि हमको अनुपात का ही बहुत बड़ा चैप्टर बनाकर आपका सर भारी नहीं करना था, इसलिए औसत अनुपात, समानुपात और मिश्रण चारों को हम एक में लिए, और चारों का जो मेन बात था वो हम उठा के आपके सामने लाए, और इस पर आधारित हिसाब भी आपको बताएंगे कि इस पर आधारित हिसाब कैसे ट्रिक से बनता है। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और आपका सारा चैप्टर हम धीरे धीरे क्लियर करवा देंगे। धन्यवाद।